हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने किया उसका एक फीचर लिबरलाइजेशन, जिसमें हम कहते हैं हमने अपने इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन LPG मॉडल को इस्टेब्लिश किया। तो आज हम इस सेशन में करेंगे रिमेनिंग फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो इसके अदर फीचर्स क्या हैं? तो इसका सेकंड फीचर है प्राइवेटाइजेशन। इट मीन्स क्या है कि हम अपने सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमने इंडिपेंडेंस के बाद अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो पब्लिक सेक्टर थे इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। हम पब्लिक सेक्टर के थ्रू डेवलपमेंट करना चाहते थे। जब हमने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो हम क्या कर रहे थे? प्राइवेट सेक्टर को इन द पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? इट इज द जनरल प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर। हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं किसमें? इन द ओनरशिप और ऑपरेशन। या तो ओनरशिप में कि पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप किसको मिल जाए? प्राइवेट सेक्टर को। या फिर उसके ऑपरेशन जो वर्किंग है वो वर्किंग कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। इन द ओनरशिप और ऑपरेशन ऑफ अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर को हम क्या कह रहे हैं? इसकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में जा रही है, तो हम इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने 3 टाइप्स के रिफॉर्म्स किए हैं। फर्स्ट वन इज ओनरशिप मेजर्स, then organizational measures, then third one is the operational measures। तो पहले ओनरशिप मेजर्स कि हमने ओनरशिप को ही सेल कर दिया। तो ओनरशिप में क्या था? या तो हम टोटली डीनेशनलाइज कर रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर है इसके 100% इन्वॉल्वमेंट थी। पब्लिक सेक्टर को हम क्या कर रहे हैं? 100% सेल कर रहे थे। चाहे फिर हम क्या कर रहे थे? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या था? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। चाहे लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मीनिंग क्या है? सेल ऑफ द प्राइवेट एसेट। हमने प्राइवेट सेक्टर को वो पब्लिक सेक्टर की गुड है, एसेट है, उसको सेल कर दिया। तो इससे ओनरशिप मेजर हमने किए। देन ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, जैसे हम कहते हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसके लिए हमने स्टेट इंटरवेंशन पर लिमिट इम्पोज कर दी ऑन अपेक्स लेवल डिसीजंस, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट ना करे। मीन्स ग्रेटर ऑटोनॉमी को देना, जिससे हमने किया कि अपने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इनमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है और सरकार की इंटरवेंशन खत्म हो जाती है। एंड उसके बाद हमने क्या किया? लीजिंग करनी स्टार्ट कर दी। प्राइवेट सेक्टर को हमने कुछ सालों के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट को लीज पर दे दिया। देन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में हमने क्या किया? जो पब्लिक सेक्टर के लॉसेस थे उसको रिटर्न ऑफ कर दिया। तो इसकी तरह हमने क्या किए? 3 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स किए। उसके बाद ऑपरेशनल मेजर्स, जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, हम ये कहते थे पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का पर्पस क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। तो हमने उनमें इंजेक्ट की स्पिरिट ऑफ कमर्शियलाइजेशन। हम चाहते थे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो कमर्शियलाइजेशन के स्पिरिट से काम करें, वो भी प्रॉफिट अर्न करना शुरू करें। इसके लिए उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराएगी। तो प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया? अपने जो पब्लिक सेक्टर थे उनकी ओनरशिप, ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशनल मेजर्स के, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो उसके बाद हमारी थर्ड फीचर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कि हम ग्लोबली फ्री एंट्री, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 2, टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो होगा, कैपिटल का फ्री फ्लो होगा, इवन की लेबर, ह्यूमन रिसोर्सेज का भी फ्री फ्लो होगा। तो हमने 4 तरह की
फ्री फ्लो की बात की है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, हम सब कुछ फ्री फ्लो में ले आते हैं, जिसमें एक स्टेट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर पाती है। तो इसमें क्या होता है, वर्ल्ड को हम कैसे देखते हैं, एज अ ग्लोबल विलेज। पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह बन जाता है। जो ग्लोबलाइजेशन है, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनेशनलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। मीन्स इसमें दोनों के फीचर्स है। हम इंटरनेशनल लेवल पर जितना भी पूरा ग्लोब है, इसमें फ्रीडम दे रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, गुड्स, लेबर, इन सब का फ्री फ्लो। इट मीन्स क्या हो गया, इंटरनेशनलाइजेशन प्लस लिबरलाइजेशन, जिससे बनता है ग्लोबलाइजेशन। तो इसके लिए हमने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स किए, जैसे रिफॉर्म्स इन एक्सटर्नल सेक्टर, हमने फॉरेन एक्सचेंज में रिफॉर्म किए, जैसे अपनी करेंसी को 20% तक डिवैल्यूएट किया, देन कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस किया, कहीं 300% थी उसको रिड्यूस कर 10% तक ले आए हैं, एफडी अप्रूवल दे दी, कहीं कहीं नहीं हमने ऑटोमेटिक परमिशन दे दी ऑन द इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके लिए जो हाई प्रायोरिटी सेक्टर थे उनमें 1 करोड़ तक की ऑटोमेटिक अप्रूवल जनरेट हो रही थी। इस तरह हमने बहुत ज्यादा अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म किए अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थ्रू ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद हमारी फोर्थ फीचर है न्यू पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसकी एक कारण था पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस डाउनग्रेडेड थी, वो इनएफिशिएंट था, इसीलिए हमको पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत थी। तो उसमें भी हम बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर आए। फर्स्ट चीज, रिजर्व्ड पब्लिक सेक्टर थे, हमने इनको रिड्यूस कर दिया। पहले इनकी क्वांटिटी 17 थी, अब हमने इसको रिड्यूस करके 8 कर दिए। नाउ आज के टाइम में जी सिर्फ 2 सेक्टर्स रह गया। तो जो पब्लिक सेक्टर थे इनकी रिजर्व कैटेगरी कम होगी, सिर्फ 2 सेक्टर्स हैं जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट कर सकता है। आफ्टर दैट, डिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनको हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया, डिस इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद हम लेकर आए रिवाइवल स्कीम फॉर सिक यूनिट्स, जो यूनिट्स थे वो सिक यूनिट में कन्वर्ट हो गए थे, जो हर साल लॉस में जा रहे थे, उनके लिए रिवाइवल प्लान था। चाहे तो अपने आप को रिवाइव कर लो, अगर वो रिवाइव नहीं कर सकते थे तो हमने उनको प्राइवेट सेक्टर में डिस इन्वेस्ट कर दिया। तो हमने पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ रिफॉर्म है मॉडर्नाइजेशन। इसकी फीचर है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू किया आफ्टर 1991। इसके बाद हम बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो गए। हम ये चाहते थे जो प्रोडक्शन सिस्टम है इसमें हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले। तो मॉडर्न टेक्निक्स इन प्रोडक्शन सिस्टम, हमने इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया। जो हाई टेक्नोलॉजी थी इसको हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। पहले हम हाई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं करते थे। आफ्टर दैट हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंटर ओपन किए, इसके लिए फॉरेन सेक्टर को फ्रीडम दी। इसके लिए हमने टैक्स कंसेशन भी दिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। एंड इसके बाद हमने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी टू द ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्रीज। सनराइज इंडस्ट्रीज का मीनिंग था कि हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पुअर है, अगर वो मिडिल क्लास इनकम में आ रही है तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर्स है, व्हाइट गुड्स है, इनकी डिमांड आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाली थी, इसीलिए इनको हम सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। इनकी डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी ताकि इनकी डेवलपमेंट हो सके और इकोनॉमिक में बूम आ सके। तो हमारी फिफ्थ फीचर थी मॉडर्नाइजेशन। आफ्टर दैट सिक्स्थ फीचर है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर अपने देश में फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी किए ताकि इकोनॉमी में फाइनेंस की कमी ना हो। जैसे नरसिम्हा कमेटी को हमने इस्टेब्लिश किया, इसके थ्रू हमने CRR, SLR इनको रिड्यूस किया। फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट,
जो कि पहले आरबीआई था वो ही डिटरमिन करता था। एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, हमने उसको खत्म कर दिया। जो फॉरेन बैंक्स थे हमने इनके साथ लिबरल ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। और एक बैंक को अगर ब्रांच ओपन करनी है तो इसके लिए सरकार से लाइसेंस की जरूरत थी, हमने इस चीज को भी खत्म कर दिया। मींस अपने देश में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए काम किए, जिस वजह से मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, हम ग्रो कर सकेंगे, डेवलपमेंट कर सकेंगे। एंड लास्ट रिफॉर्म था फिस्कल रिफॉर्म। हमको फाइनेंशियल रिफॉर्म के साथ साथ फिस्कल रिफॉर्म्स करने की भी जरूरत थी। जैसे हमने फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना था। 91 में हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था? 8.5%, जिसको हमने कुछ टाइम पीरियड में रिड्यूस करके 5% तक लेकर आना था। उसके बाद हम ये कह रहे थे जो टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार के, इन दोनों में इंक्रीज होना चाहिए। सरकार को ऐसे काम करने चाहिए जिसके उसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो सके, उसको अपना पैटर्न चेंज करना होगा। वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती थी, लेकिन अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए काम करने की जरूरत थी। उसको सब्सिडीज को रिड्यूस करना होगा ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा जनरेट हो सके। इसके लिए हमने टैक्सेस को इंक्रीज किया एंड सब्सिडीज को रिड्यूस किया। आफ्टर दैट जो हमारी कस्टम ड्यूटीज थी इनको भी हमको रिड्यूस करना पड़ा ताकि हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंक्रीज हो सके। तो ये फिस्कल रिफॉर्म्स थे जो हमने अपने देश में लेकर आए। तो ये थी फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। विद दिस हमारा फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।